गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैकर जीएस एकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी जो भी नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमारी जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज। ठीक है, उसमें हम लोग का जो अभी टॉपिक चल रहा है, तो अगर हम बात करें तो इंडियन रिवर्स यानी भारत की जो नदियाँ हैं वो वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, यानी जिसको अगर हम कह सकते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र या कह सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी भारत का अपवाह तंत्र या कह लीजिए भारत की नदियां, ये टॉपिक जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो है नदियों की जो है ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है। तो हम आपको पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको क्या बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, हमने नदियों को पढ़ने के लिए सुविधा के लिए क्या कर लिया था, उसको 2 पार्ट में बांटा था। कैसे? और मैंने कहा था कि इनको हम लोग बांट रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि नदियां क्या होती, दो प्रकार की होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम नदियों का प्रकार यानी भारत की नदियां, अगर हम बात करें भारत की नदियां, ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी नए हैं उनको कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि भारत की नदियां हैं, तो मैंने बताया कि इन नदियों को, भारत की नदियों को अगर हम देखें तो इनका पैटर्न यानी इनकी जो उत्पत्ति है वो 2 के प्रकार से अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो जैसे कि अगर हम बात करें तो एक तो बात होती है नदियां हिमालय की नदियां, यानी हिमालय की नदियां, यानी इनकी उत्पत्ति क्या होती है, हिमालय से होती है। ये हिमालय से निकलकर या तो ये अरब सागर में जाकर गिरती है या बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है, और फिर दूसरी नदियां हैं, दूसरी प्रकार की प्रायद्वीपीय नदियां, यानी इनकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रायद्वीप से होती है। अब इसमें प्रायद्वीप का मतलब मैं समझा दूं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, मेघालय का पठार है, ये जो जितने भी पठार पड़ते हैं ये सारे हमारा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो यानी प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, है ना, जिनकी उत्पत्ति इनसे होती है उनको प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं। या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये जो है ये सारी चीजें हमारे प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, जहां से और उनसे जो नदियां उत्पत्ति होती हैं उनका नाम होता है प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, मैंने लास्ट बताया। फिर मैंने बताया कि हिमालय की नदियों को अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 3 बड़े नदी तंत्र को पढ़ते हैं, यानी 3 बड़े नदी तंत्र को पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले अगर हम पश्चिम से बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ा दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र। ठीक, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है गंगा नदी तंत्र, यानी इसकी मैंने 3 क्लास ली थी गंगा नदी तंत्र के ऊपर, मैंने इसको कवर किया पूरा। फिर आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यानी हिमालय से उत्पत्ति, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती उनका 3 नदी तंत्र है, बड़े तंत्र हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, और बाकी जो नदियां हैं वो इन तीनों में से किसी न किसी की सहायक नदियां हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यमुना, तो यमुना गंगा की सहायक नदी, तो इसके अंतर्गत वो सारी नदियां जो छोटी छोटी और भी नदियां हैं वो इन्हीं 3 नदी तंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में बांटा था। एक तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, दूसरी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में मैंने आपको बताया था कि इसमें नर्मदा है, तापी है, नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, ये सारी नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और फिर पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली नदियां जो हैं, जैसे कि मैंने बड़ी बड़ी नदियां आपको बताई, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। तो ये सारी चीजें मैंने पहली क्लास में आपको बहुत आराम से बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, आज मैंने रिवीजन किया। तो आज हम लोग अभी हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियों में दोस्तों अगर आप बात करें तो हम लोग आज शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि लास्ट में 3 क्लासेस हमने गंगा नदी तंत्र के ऊपर ली है, जिसमें मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, और मैंने इसका डायग्राम बनवाकर आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आपका बस एक ही काम है, आपको जितनी भी पिछली क्लासेस हो गई हैं आपको सारी क्लासेस देखते रहना है। ठीक है, साथ साथ में चलते रहना है, ताकि आपका, और एक चीज आप ये जान लीजिए, मेरे से ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूं कि क्वेश्चन आपका
आपको मिल जाएगा इसी क्लास से, आपको कहीं बाहर से भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्लियरली और बहुत आराम से और बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूं मैं ज्योग्राफी को। मैं वास्तव में ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं हूं, ज्योग्राफी को सिखाता हूं। तो आप लोग ज्योग्राफी को सीखने के लिए तैयार रहें, बशर्ते कि जैसा मैं आपसे बोलूं आप वैसा वैसा मेरे साथ करते चलेंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ जितनी देर तक आप मेरे साथ क्लास में बैठे रहेंगे उतने देर तक आप मेरे साथ मेहनत करिए। उसके बाद आधे घंटे जाके घर पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। और इसके साथ आपको कोई काम नहीं करना। मेरा जो मैं नोट्स यहाँ पे करा दूंगा वो आपको नोट्स इतना सफिशिएंट रहेगा कि किसी एक बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई भी एक बुक्स पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये जो क्लासेस चल रही हैं यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, सबका प्री कम मीन्स कवर लेकर चल रहे हैं। बहुत होलिस्टिक क्लासेस चल रही हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जो तैयारी में संलग्न है, जो वाकई अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बढ़ करके, ठीक है। तो आप समझ में आ गए जो भी नए हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना थोड़ा सा रिवीजन आप जो पुराने बच्चे देख रहे हैं उनका भी हो जाता है, ये माइंड में बैठ जाएगा। 10 बार मैंने इसको बता चुका हूं, हर क्लास में मैं इसको बताता हूं। रीजन यही है कि आपको डिवीजन एटलीस्ट याद रहे किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हेडिंग है हमारी, मेन हेडिंग है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी आप इंग्लिश में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सब कुछ सही है। चलिए तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है बहुत ही क्रिटिकल एरिया रहता है इधर का। और क्या होता है, यहाँ की जो सहायक नदियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है कि हमें समझ में नहीं आती कैसे क्या मिलता है। तो इसको हम बहुत बारीकी से मैंने आपको कराने का प्लान किया और बहुत आराम से करेंगे। इसको मैं आपको 2 डायग्राम बना के सिखाऊंगा। पहले डायग्राम में मैं आपको सिखाऊंगा कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्योंकि ये जो है 3 देशों से होकर गुजरती है। एक तो तिब्बत हो गया जिस चीन का पार्ट है, दूसरा भारत है, तीसरा बांग्लादेश। तो इन तीनों देश में इस नदी का क्या क्या नाम है, पहले तो हम उसको देखेंगे। और फिर हमको एक चीज़ और भी याद रखना है कि कहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र नाम कहा जाता है, कहाँ से ब्रह्मपुत्र नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से करेंगे। अब बस मेरे साथ साथ डायग्राम को पहले आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम इस पर 2 डायग्राम बनाएंगे आपको अच्छे से सिखाने के लिए। तो पहला डायग्राम मेरे साथ आप बनाते चलेंगे। मैं इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे डायग्राम आपको बना के सिखाना है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये बड़ा ही रहेगा। और बड़ा रहेगा डायग्राम तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा ये। मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही बन जाए जैसे मैप में होता है, उस चक्कर में मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ठीक, एक सेकंड, थोड़ा सा और इसको मैं करीब से बनाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इधर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलना है मुझे, ठीक है, हम लोगों को। सबसे पहले तो देखो, ये भारत का मैप है।
और क्या है, यहाँ पे तिब्बत होता है, ये है तिब्बत। ठीक है, मैं इसको तिब्बत यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे तिब्बत है, बट यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाना है। तो क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती, और जो हिमनद है तिब्बत के मानसरोवर झील पर, वो है आगसी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऐसे करके एक आइस का टुकड़ा बना देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ आगसी ग्लेशियर। ठीक है, मैं इसको अब मिटाल दे रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, या जिसको हिमनद, हिंदी में आप हिमनद बोलेंगे। ठीक है, हिमनद। तो यहाँ से क्या होता है, ये कहाँ पर है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। कौन सा, आगसी ग्लेशियर है। वहीं से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से क्या होता है, निकलती यहाँ से ऐसे करके, इस तरीके से बहती हुई, और फिर ये यहाँ से भारत में प्रवेश करती। अभी पहले इतना समझेंगे, भारत में बाद में प्रवेश। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि तिब्बत के मानसरोवर से भारत की 3 नदियों का उद्गम होता है। पहली सिंधु, दूसरी सतलज, तीसरी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली एक ऐसी नदी है जो भारत के, जो क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र से मानसरोवर से निकलने के बाद पूर्व दिशा की ओर जाती है। ये देखें, ये पूर्व दिशा की ओर जाती है। और बाकी जो नदियां हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने बताया था आपको, सिंधु नदी निकलती, जो इस तरीके से बहती हुई ऊपर करते, ये पश्चिम दिशा की ओर ऐसे बहती हुई आके ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर यहीं से मैंने बताया कि आपको सतलज नदी बहती है, और वो इस तरीके से करती हुई, यहाँ से ऐसे करती हुई इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से निकलने वाली पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है, और बाकी जो 2 नदियां थी ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया। पहली चीज सतलज, सिंधु से और ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो ये बात होगी। अब हम यहाँ पे लौट के फिर से आएंगे, इसको नहीं बनाएंगे आप लोग, इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने इसको तो सिखाने के लिए बनाया है, इसको आप नहीं बनाएंगे। ये 2 नदियां, आप सिर्फ ब्रह्मपुत्र को बनाते चलेंगे, आप सीखेंगे मेरे साथ। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलने के बाद जब ये तिब्बत में बहती है, तिब्बत में इसका जो नाम होता है वो होता है दोस्तों सांगपो। क्या नाम होता है, मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूं, एक सेकंड। हाँ, इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है दोस्तों, तो सांगपो, सांगपो। ठीक है, एक और इसको बोलते हैं यारलुंग, यारलुंग, इसको ब्रैकेट में सांगपो। तिब्बत में इसका क्या नाम होता है, तो सांगपो। सांगपो का दोस्तों अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने, यानी ये नदी को वहां पे शुद्ध करने वाली नदी समझा माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि मानसरोवर से निकलने के बाद जब ये नदी तिब्बत में जब तक ये प्रवाहित होती तब तक इसका नाम होता है सांगपो, यानी यारलुंग भी बोलते हैं सांगपो, और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहां पर एक नदी जब यहां प्रवेश करती है तो यहां पे एक दर्रा भी है। मैंने आपको पढ़ाया था योंगयाब दर्रा, मैंने कहा था कि योंगयाब दर्रे से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। लेकिन एक चीज समझना है कि यहां पर जब ये यहां पर आती है तो यहां से दोस्तों क्या होती है, ये काटती है। यहां पर हिमालय है, और हिमालय को दोस्तों ये क्या करती है, काटती है। तो वहां पे क्या करती है, गार्ज बना देती है। ठीक है, इस गार्ज के रास्ते से दोस्तों ये क्या होती है, ये भारत में प्रवेश करती है। तो उस गार्ज का क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे ये नदी क्या होती है दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको डिफरेंट रेड कलर से बना देता हूँ, इस तरीके से ये गार्ज बना देती है। और जब ये गार्ज बनाती है, इसको मतलब पहाड़ को काट देना, घाटी से चौड़ा क्षेत्र कर देना, बहुत गहरा क्षेत्र कर देना, उसको गार्ज बोलते हैं। ठीक है, और इस गार्ज के रास्ते दोस्तों ये क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और यहीं पे एक दर्रा भी है। दर्रा पूछा जाए तो दिहांग, तो आपको याद रखना योंगयाब दर्रा है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, योंगयाब दर्रा है। और किस गार्ज से भारत में प्रवेश करती है, तो दिहांग गार्ज। दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कौन सा, अब इसको मैं आपको, गार्ज का क्या नाम है, तो दिहांग गार्ज। क्या नाम है दोस्तों, दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज। ठीक, दिहांग गार्ज के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है। और अब इधर सुनिए, ये हो गई भारत में प्रवेश कर गई। इधर सुनेंगे मेरी बात को, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है जो मैंने यहाँ पे जो बनाया, ये अरुणाचल प्रदेश। और दिहांग गार्ज के बाद दोस्तों ये क्या होती है, ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसका नाम होता है दिहांग नदी।
समझेंगे पहले, मैं इसको पहले लिख देता हूं। अब मैं इसको नीले कलर से लिखूंगा, नदी का नाम मैं नीले कलर से लिखूंगा, ठीक है। दिहांग नदी, पहले मैं समझाऊंगा इसको, पहले एक बार मेरी ध्यान सुनिएगा बात। दिहांग नदी, क्योंकि ये दिहांग गार्ज के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इसका जो नाम होता है वो होता है दिहांग नदी। यानी अभी भी इसका भारत में प्रवेश करने के बाद भी ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा, ठीक है। यानी पहले ये जब तिब्बत में थी तब इसका सांगपो नाम था, और जब ये दिहांग गार्ज के रास्ते भारत में प्रवेश करती है तब इसका दिहांग गार्ज के रास्ते प्रवेश करने के कारण इसका नाम होता है दिहांग नदी। और जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश मतलब बहती है तब तक वहां तक उसका क्या नाम है, दिहांग नदी। बात समझ में आ गई, दिहांग नदी। इसके बाद क्या होता है, ये जो नदी है दिहांग जो नदी है ना, जब ये आकर असम में, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं ऐसे, असम में प्रवाहित होती है ऐसे करके, जब ये असम में आती है, ठीक है। जब ये असम में आती है तो असम में अरुणाचल प्रदेश से निकलकर एक और नदी आती है, यहां से साइड से, देखेंगे मेरी बात को सुनेंगे, यहां साइड से इस साइड से एक नदी निकलती है, जिस अभी मैं बताऊंगा। और वो आके दोस्तों इस नदी में ऐसे आके मिल जाती है, इसमें आके मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का जो नाम है वो है दिबांग नदी। जब ये दिबांग नदी दिहांग नदी में आके मिलती है ना, मिलने के बाद जब ये इनकी संयुक्त धारा जब असम में आगे की ओर प्रवाहित होती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप समझे, क्लियर है कट। मतलब जब देखो दिहांग गार्ज के रास्ते जब ये अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो इसका दिहांग गार्ज के रास्ते जब ये आती है तो इसका नाम क्या होता है, दिहांग नदी। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। जब ये अरुणाचल प्रदेश को पार करके असम में आती है तो असम में ही एक और नदी इसके बगल से आती हुई दिबांग नदी जिसका नाम है, वो आकर क्या होती, इसमें आकर मिल जाती। और जब ये दिबांग और दिहांग दोनों की संयुक्त धारा जब असम में आगे की ओर प्रवाहित होती है, जब वहां से निकलती है जब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती हुई, अब आगे आएंगे हम, असम में बहती हुई इस तरीके से, और ये क्या करती है, इस तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और सुनेंगे, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, भारत से निकलकर जब ये बांग्लादेश में आती तब इसका क्या नाम होता है, तब इसका नाम होता है जमुना। क्या नाम होता है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है, जमुना। जब, ठीक है, जमुना के नाम से ये क्या हुई, बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। और आप इधर सुनेंगे क्या हुआ, इधर सुनेंगे। यहां से मैंने पढ़ाया था एक नदी आके निकलती है, कौन सी, गंगा नदी निकलती इस तरीके से, ये बहती हुई इस तरीके से, और ये इस तरीके से जाके ये, और जमुना और गंगा दोनों जब आपस में मिल जाती है, ठीक है। और गंगा का देखो, ये गंगा नदी है, भारत में इसका तो नाम गंगा रहता है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया। लेकिन जब ये यहां पर आती है, जब ये बांग्लादेश में आती तब इसका क्या नाम होता है, तो पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, पद्मा। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है सारा कुछ, ठीक है। और जब ये पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा जब दोनों मिल जाती है और दोनों मिलने के बाद जब आगे बढ़ती है तो किस नाम से आगे बढ़ती हैं, मेघना। मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूं, मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। और मेघना नदी के नाम से ये दोनों नदी की संयुक्त धारा क्या होती है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में ये दोनों की संयुक्त धारा जो मेघना कहलाती है गिर जाती है। अब समझ में आ गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप पहले आपने जितना बना लिया, चलिए पहले बनाने का मैं आपको टाइम देता हूं, 2 सेकंड, मतलब 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आप इसको बनाइए, फटाक से बनाइए। मैं तब तक पानी पीता हूं, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। मैं पानी पीता हूं, तब तक आप बनाए फटाक से इसको। जैसा जैसा मैंने बनाया है वैसे वैसे आप बनाएंगे उसको। हो गया, ठीक है। चलिए, आप हो गया आप लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मतलब नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, आप बस एक रफली मैप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, घर पे आराम से बैठ के इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि ठीक है, मिटा लूंगा नहीं, मतलब इसको समझाता हूँ। अब समझिए, मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी अब बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। जो भी हाथ में पेन कॉपी लिए हैं अब रख दीजिए, ठीक है। तो सुनिए, मैंने कहा
कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या है, वो तिब्बत की मानसरोवर झील के, तिब्बत में एक ग्लेशियर है और मानसरोवर झील के पास, क्या नाम है उसका, आंगसी ग्लेशियर या आंगसी हिमनद बोलते हैं इसको, वहाँ से ये नदी निकलती है। और जब तक ये तिब्बत में प्रवाहित होती है, यानी जब तक ये तिब्बत में बहती है तब इसका क्या नाम होता है तिब्बत में, सांगपो, यानी इसको यारलुंग भी बोलते हैं। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली नदी, तो इसको शुद्ध करने वाली बहुत पवित्र नदी माना जाता है, कहाँ, तिब्बत में। फिर क्या होता है, ये तिब्बत से के बाद ये क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में किस माध्यम से, तो ये दिहांग गार्ड के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत में प्रवेश करने के बाद ये क्या होता है, और यहीं पे एक दर्रा भी है। दर्रा अगर पूछा जाए तो मैंने बताया योंग याब दर्रा, योंग याब दर्रा मैंने लिखवाया दर्रे में, ठीक है। दर्रे की क्लास आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिर क्या है, यहां से जब आप प्रवेश करती, दिहांग के रास्ते प्रवेश करती, कहां, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग नदी। क्योंकि ये दिहांग गार्ज के रास्ते से भारत में प्रवेश करती, इसीलिए इसका नाम होता है दिहांग नदी। और जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश बहती है तब तक तो इसका दिहांग नाम है। और इसके बाद क्या होती है, ये असम में जाती है, और असम में प्रवाहित होने के बाद थोड़ा सा जब आगे बढ़ती तो इसी के बाएं ओर से, यानी इसके बाएं ओर से, बाएं ओर से क्या होती है, एक नदी आके मिलती है इससे, क्या नाम है जिसका, दिबांग। वो भी कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से निकलती है दिबांग नदी और आके असम में इससे मिल जाती है। और जब ये दिबांग और दिहांग दोनों आपस में मिल जाती, जब इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती, तब उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी, वो मैंने लिखा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवाहित होते हुए ऐसे करके ये होती, क्या होती, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती तब इसका नाम जमुना होता है। तो यानी देखिए इसका 4 नाम मैंने बताया। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम है, और पद्मा नाम है कहाँ, जमुना नाम है बांग्लादेश में। तो ये 4 नाम है फिर इस तरीके से, ठीक है। तो जमुना और पद्मा, फिर ये जमुना है, जमुना के नाम से, और गंगा इधर से आती जो बांग्लादेश में गिरती तो पद्मा कहलाती। पद्मा और जमुना मिलकर आपस में मिल जाती तो उनकी संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती उसको मेघना नाम है, और मेघना के नाम से ये दोनों की संयुक्त धारा बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस नाम से ये दोनों नदियां भारत में, बांग्लादेश में गिरती हैं, तो मेघना नदी के नाम से। ये डायग्राम आपको क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, स्पष्ट है। अब हम इसकी देखेंगे सहायक नदियां। और अब जो मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, मैं वो डायग्राम बनाऊंगा यहां से, दिहांग गार्ज से, जहां से ये भारत में प्रवेश करती है, इस तरीके से मैं अब ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। अब मैं ये पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये डायग्राम आपका ऊपर रहेगा, इसके बाद कागज के नीचे जो दूसरा हिस्से में पेज रहेगा उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनेगा, या दूसरे पेज में आप बना लीजिए, नहीं जगह होगा। तो अब मैं बनाऊंगा नदी को, देखो अब ध्यान से मैं बोल दे रहा हूं, दिहांग गार्ज से ये मैं नदी बनाऊंगा, और फिर जब तक ब्रह्मपुत्र कहाँ, बांग्लादेश में गिरती है, वहां तक मैं इस नदी को बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं बड़ा सा नदी बनाऊंगा क्योंकि मुझे अब इसकी सहायक नदियां बतानी है, ठीक। तो चलिए अब हम मिटाते हैं इसको, अब हम इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम सब दिहांग, अब स्टार्ट नहीं करें, हो गई, चल तो रही, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इससे आगे की बात करेंगे, ठीक है, इससे आगे की बात करेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया कि जहां, देखो अब मैं बनाता हूं इसको डायग्राम का, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा आप लोग, और साथ साथ मेरे डायग्राम बनाते चलिए, फिर मैं रिवीजन करा दूंगा आपको। ये मैंने बताया था कि ये होता है दिहांग गार्ज, मैंने बताया ये यहाँ पे मैंने बना दिया इसको दिहांग गार्ज, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिहांग गार्ज, ठीक। दिहांग गार्ज के रास्ते मैंने बताया कि ये क्या होती है, यहाँ से भारत में ये नदी प्रवेश करती है इस तरीके से, और इस तरीके से बहती हुई इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से टर्न होती है, और ऐसे 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 करते हुए फिर ये क्या करती है, इस तरीके से थोड़ा करते, और फिर ये बांग्लादेश में आके गिर जाती है। ये बांग्लादेश में आके, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश, क्योंकि मैंने क्यों उधर से बनाई, क्योंकि वहीं से प्रवेश कर रही। तो एक चीज याद रखना है, अभी तक, अब ये नदी का देखो दाहिना तट, अब इधर देखो, मेरी बात को सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये नदी इधर से चल रही है, यानी मैं भी इधर की ओर चलना शुरू कर दिया, मैंने जिधर की ओर ये नदी चल रही है मैं भी उधर की ओर चलना शुरू किया। तो आप देखें, मेरा बायां ये वाला है, मेरा दायां ये वाला है, तो इस नदी का बाएं तट कौन सा होगा, ये वाला, और इस नदी का दाएं तट कौन सा होगा, ये वाला। तो यानी आपको
आपको हमेशा नदी का बायां दायां याद रखना है, तो हमेशा जिस डायरेक्शन की ओर नदी चल रही है उसी डायरेक्शन की ओर आप चल दीजिए, और जो आपका दायां होगा वो नदी का भी दायां हो जाएगा, दायां तट, और जो आपका बायां होगा वो नदी का भी बायां तट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैंने आपको बायां तट दायां तट समझा दिया कैसे। ठीक, तो अब मैंने क्या बताया कि यहां से लेकर, अब इसको सुनते चलेंगे मेरी बात को, ये यहां है, यहां तक तो ये अरुणाचल प्रदेश में होती है। ठीक है, यहां तक ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये क्या कहती है, असम में प्रवेश करती है। और फिर मैंने बताया था कि अभी मैं इसकी बाएं तट की नदियां आपको पहले पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया कि यहां से एक साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दिबांग, और वो आके इस तरीके से, इसमें आके इस तरीके से मिल जाती है। जहां पर ये मिलती है, ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो मैं इसको लिख देता हूं दिबांग। मैं नीले कलर से ही नदियां बताऊंगा आप, सादी चीज, दिबांग नदी, दिबांग नदी। ठीक, दिबांग नदी जो कहां, यहां की मिल जाती है। ठीक, और यहीं से ये आगे जब बढ़ती है दिबांग नदी, और दिहांग और दिबांग जब दोनों संयुक्त धारा मिल जाती तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद फिर इसके बाएं तट से एक और सहायक नदी इसी के पास आके मिलती है इस तरीके से, जिसका नाम है लोहित। क्या नाम है, लोहित। मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे, लोहित। ठीक है, लोहित। और इनका हिंदी नाम लिखिएगा, जो इंग्लिश में लिखने वाला होगा मैं खुद ही लिखूंगा, क्योंकि ये नाम बड़े बड़े रहेंगे तो हिंदी में याद हो जाएंगे, इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत करेगा। लोहित। दिबांग नदी के बाद दूसरी नदी इसकी सहायक इसमें आके मिलती है, कौन नाम है, लोहित। लोहित के बाद यहां पर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी, बूढ़ी दूहित, बूढ़ी लोहित, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग। फिर एक नदी इससे और आके मिलती है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, जिसका नाम होता है दिसांग, दिसांग। क्या नाम है, दिसांग नदी। अब नदी लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं इसकी सहायक नदियां लिख रहे हैं, तो लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग। ठीक है, दिसांग के बाद एक सहायक नदी और यहां पे मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों धनसिरी। क्या नाम है, धनसिरी। धनसिरी ये कौन सी बाएं तट की सहायक नदी है इसकी, गंगा या ब्रह्मपुत्र की, हम बाएं तट की सहायक नदी। धनसिरी के बाद एक नदी और इससे आके मिलती है जिसका नाम है कपिली। क्या नाम है, कपिली। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप चाहें तो एटलस आपके पास हो, आप ढूंढ के देखिएगा। इतना क्रिटिकल है ना एटलस में ढूंढना, ये सारी नदियां ना आपको मिलेगी नहीं ढूंढने में। मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया है नदियों को, गूगल से लेकर जितनी मेरे पास बुक्स पढ़ने वाली, मैं आपको बुक्स दिखाता हूं, मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ता हूं इसके लिए। देखो देखो, एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे डीआर खुल्लर साहब, जो इंडियन ज्योग्राफी की जो ऑप्शनल लेते हैं ना यूपीएससी में, वो इसको पढ़ते हैं, या जिनका एमए होता है हिस्ट्री से, सॉरी ज्योग्राफी से, वो इसको पढ़ते हैं। इससे मैंने कुछ मटेरियल्स लिया है। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों महेश वडमाल की बुक है, फिर मैंने इससे मटेरियल लिया है, कुछ देखा है, फिर मैंने एटलस का सहारा लिया है, तो मैंने, और फिर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक्स होती है उनमें से मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं इसके लिए। तो इसके बाद फिर मैंने आपको जो है ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया। तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको इतना, और मैंने खुद से कुछ चीज़ें, जैसे बुक्स हैं, जैसे माजिद हुसैन की इंडियन ज्योग्राफी की पहले मेरे पास एक बुक्स थी, मैंने वो तो मेरे फ्रेंड को मैंने दे दी, मैं फिर उससे भी मैंने उससे किया है। ठीक है, तो मैंने इस सारा कंटेंट इतना तैयार किया है, और अब बहुत बारीकी से आपको मैं बता रहा हूँ, जो एटलस का मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आप एटलस में 2 महीने ढूंढेंगे ना, ढूंढ नहीं पाएंगे इसको, इतना क्रिटिकल, बहुत तीखी नजर से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ठीक है। धनसिरी, कपिली, ये बाएं तट की सहायक नदियां हो गई। ठीक, ये आपको मिल गई। इसके बाद और ध्यान से देखिएगा, मैं जहां पर ये नदियां बनाऊंगा, लोकेट करूंगा, आपको वहीं पे बनाना है, यानी मैं जहां पे मिलाऊं इन नदियों को, आप वहीं पर आके मिलाइएगा। ठीक है, तो अब मेरे बात सुनिएगा ध्यान से, देखिए। फिर अब हम बात करते हैं दाहिने तट की नदियां। ये तो बाएं तट की हो गई, अब हम दाहिने तट की नदियां देखते हैं। यहां से दोस्तों देखो, मैं इनको नीले कलर से बनाऊंगा। यहां से एक नदी आके मिलती है, जो कहां से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये भी नदी निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में आकर इसमें मिलती है। और इस नदी का नाम होता है सियोम, जिसको हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा
इंग्लिश में लिखिएगा सियोम। ऐसे ही आपको एटलस में मिल जाएगी, ये आपको एटलस में बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आपको बूढ़ी दिहिंग शायद ना मिले, ठीक है, बट ये सियोम आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। ये कहाँ मिल रही है, देखिए दिबांग और लोहित नदी के बीच में ये नदी आके मिल रही है, तो इसको यहीं पर आके मिलाइएगा, ठीक है। फिर आप देखिए ये तो सियोम हो गई दाहिने तट की। दूसरी देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, धनश्री। धनश्री के बाद दोस्तों क्या होता है, यहां पर एक नदी आके मिलती है इस तरीके से, ठीक, ये है धनश्री। धनश्री दोस्तों यहां पर आके, यहां पे धनश्री से पहले बाद में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सुबनश्री। क्या नाम है, सुबनश्री, इस तरीके से सुबनश्री, ठीक है, सुबनश्री। सुबनश्री के बाद फिर यहां पर आपको एक नदी बनानी है, एक और नदी है भरेली, ठीक है, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। सुबनश्री को आप यहां पे मिलाइएगा इस जगह पर, 4 नदियों के बाद ये है, ठीक है। ये सुबनश्री हो गई, यहां पर कहां मिलती है, धनश्री से पहले और दिसांग के बाद में सुबनश्री आके मिलती है, और सुबनश्री के बाद में ये भरेली, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुबनश्री के बाद भरेली कहाँ मिलती है, धनश्री के बाद में, धनश्री के बाद में भरेली नदी है। भरेली के बाद में एक और नदी यहां से निकलती कामेंग, ये कहाँ मिल रही है, देखो कपिली और धनश्री के बीच में, क्या नाम है इसका, कामेंग। ये नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कामेंग नदी जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक रिजर्व भी पाया जाता है, ठीक है। तो कामेंग नदी, कामेंग, ठीक है, कामेंग नदी हो गई। कौन कौन सी, देखो भरेली, कामेंग नदी, ठीक है। और इसके बाद कपिली के बाद आप मिलाएंगे दोस्तों, एक नदी आती है जिसका नाम है सनकोश। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये थोड़ा सा मैं इसको दूर बनाता हूं, रीजन है मैं बताता हूं। यहां से इस तरीके से आप यहां पे आके मिलाइए इसको, और इसका नाम है सनकोश। अभी देखिएगा, ठीक है, सनकोश। अब बात सुनिएगा मेरी बात को, देखिए जैसे कि ये जो रिवर्स हैं, ये यहां से लेकर जितनी भी मैंने नदियां आपको पढ़ाई हैं, ये सारी नदियां भारत में निकलती हैं, ठीक है, भारत से निकलती हैं और भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। यानी ये भारत से निकल रही है और भारत में ही जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बट जो सनकोश रिवर है, ये दोस्तों आप देखेंगे तो ये निकलती है भूटान और भारत के भारत के बॉर्डर के पास से ये निकलती है। और दूसरी बात, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का काम करती है। यानी अगर बात करेंगे तो ये नदी, जैसे कि मान लो ये बॉर्डर है सॉरी दोस्तों, असम, इधर का ये पश्चिम बंगाल है और ये असम, ठीक है, इधर असम इधर पश्चिम, तो इनके बीच में ऐसे बहती है नदी, तो ये सीमा बनाती, किसके बीच में, असम और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच ये सीमा बनाती है सनकोश। और आखिर कहां पे मिलती है, अब देखिए मैं यहां पे एक चीज बना दे रहा हूं, थोड़ा सा आप स्पष्ट कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैंने ब्लैक से जो बनाया है, इसके अंदर है, ये आता है बांग्लादेश, ये आता है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो अब आप देख रहे हैं सनकोश निकल रही है भारत और भूटान के बॉर्डर के पास से, और मिल जाके कहां रही, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी में कहां मिलती है, बांग्लादेश में, ये सनकोश नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद सिक्किम से एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है तिस्ता नदी, और इस तरीके से निकलती है, और ये भी जाके कहां, बांग्लादेश में ही कहां, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो इसका क्या नाम है, तिस्ता नदी, तिस्ता हो गए, ठीक है। और मैंने बताया है कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी, उसका क्या नाम होता है, जमुना, ठीक है, क्या नाम होता है, जमुना। मैं इसका डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं तो आपको याद रहेगा, जमुना नदी इसका नाम होता है, मैंने पीछे डायग्राम बनाया। तो ये हो गए दोस्तों क्या है, इसकी बाएं तट की। तो आपको 2 चीज याद रखना है इसमें, देखो सबसे पहली चीज याद रखी कि सनकोश और तिस्ता नदी जो है, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जब मिलती है तो कहां मिलती है, तो जो ये बांग्लादेश के अंदर जाके मिलती है, ना कि भारत में। और बाकी इससे पहले जैसे कपिली से लेकर जितनी भी नदियां हैं पहले, ये सारी नदियां भारत से ही निकलती है और भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। तो और तीसरा फैक्ट याद रखना है कि जो सनकोश नदी है, ये असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का काम करती है, यानी सीमा बनाती है दोनों के बीच में, दोनों नदियों के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। मैंने बताया
दिहांग गार्ग से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और फिर क्या होती है, जब तक ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में रहती तब तक इसका नाम दिहांग नदी होता है। और इसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने के बाद इससे बाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दिबांग। जब ये दिहांग और दिबांग दोनों नदियां मिल जाती हैं, जब दोनों की संयुक्त धारा हो जाती तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती हुई ये असम से बहती हुई और फिर ये जाके बांग्लादेश में गिर जाती है। और बांग्लादेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। यहां तक समझ में आएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बाएं तट की सहायक नदियां बताई, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, धनसिरी, कपिली, ये सारी नदियां हैं बाएं तट की। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, आपको याद रखना है। सेकंड याद रखना है दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है, तो पहले सियोम कहां मिल रही है, तो दिबांग एवं लोहित के बीच में। फिर इसकी सुबनसिरी जो दिसांग एवं धनसिरी से पहले बीच में आकर मिल रही। फिर भरेली है, कामेंग है, फिर संकोच है, तिस्ता है। ठीक है, तो ये सारी नदियां हो गई। और मैंने आपको एक चीज भी बताया है कि आपको बाएं तट दाएं तट कैसे पहचानना है, तो जिस दिशा से नदी निकल रही और जिधर की ओर बह रही आप भी उसी तरफ खड़े हो जाइए और आप देखिए अपना बायां तट कौन सा है, हमारा बायां हाथ, तो जो हमारा बायां हाथ होगा वही नदी का बायां तट हो जाएगा और जो हमारा दाहिना तट हाथ होगा वही नदी का दाहिना तट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सहायक नदियां, कौन सी बाएं तट की है कौन सी दाएं तट की, ये भी हमने जान लिया। ठीक, समझ में आ गया टॉपिक। तो ये हो गई नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमारा जितना कुछ और अब हमारा काम क्या रहेगा दोस्तों, इसका लिखने का। तो इसका लिखने का काम दोस्तों हम कल करेंगे, बट आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको डायग्राम को अच्छे से बनाना है। अच्छे से बनाने के बाद 2-3-4 बार रफ में जैसे मैथ लगाते हैं वैसे ही इसको बार बार रफ में बनाना है कि कौन सी बाएं तट की कौन सी दाएं तट की, प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, और फिर इसको ध्यान देना है, इस पर कई चीजों की बारीकी से ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको हर चीज बारीकी से बताया। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको अब समझ गए, मतलब ये टॉपिक अब समझ लीजिए इसको, आपको अब इसमें हमें खाली लिखने वाला काम करना है। तो लिखने वाला काम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मतलब शेयर भी करें, जो भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर करें। और सबसे मेन चीज, जो भी नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग का काम क्या है कि इसे रिवीजन करना, और जो पीछे की भी चीजें आप लोग मतलब छूट गई हैं, जो भी नए हैं उनको पीछे क्लास देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जिस तरीके से आज मैंने आपको कराया है इसी तरीके से हर चीज को बहुत बारीकी से कराया है। अभी इसका लिखने वाला काम रह गया इस टॉपिक का, अब लिखने वाला काम हम लोग कल करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।